और गुरु महाराज के सामने बैठ के रोया मैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैंने जिया है बहुत सालों तक। मैं इस राम रतन के नाम से सुसाइड करूं, बाय गॉड ने मुझे जिंदा रखा, बाकी मैं सुसाइड कर लेता, वहां ऐसी स्थिति थी। और एक मेरा विचार आ गया था कि मैं इस राम रतन के नाम से सुसाइड करूं, बाय गॉड, लेकिन मैं वो नहीं करके सीधा मैं रोटू मंदिर में गया। ये सच्चाई है, मैं जानता हूँ, मेरा भगवान चंबेश्वर जानता है। और गुरु महाराज के सामने बैठ के रोया मैं, भगवान जी, मैंने जब प्रोजेक्ट शुरू, मैंने वहां मिट्टी से तिलक किया और ये प्रोजेक्ट गुरु जी को सौंप के निकल गया। कि सूरज जी शूटिंग रुकवा रहे हैं, सूरज जी आर्टिस्टों को काम करने नहीं दे रहे हैं, सूरज जी ये कर रहे हैं, सूरज जी वो कर रहे हैं। इस आदमी ने इतनी बदुआएं ली है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इतनी बदुआएं ले ली कि इस बदुआओं के वजन से दब जाएगा। संस्था के जो ओरिजिनल फुटेज थे वो हार्ड डिस्क क्रैक हो गई, तो रक्त जो स्टूडियो में पड़ा था उसको लेकर इसने एडिट करके फिल्म। नमस्कार जी, सादर न्यून प्रणाम। मैं विष्णु नंदन सुनील और आप देख रहे हैं विष्णु नंदन टॉक BNT। अभी हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने फिल्म साको 363 की पटकथा को लिखा। वो निर्माता हैं, निर्देशक भी हैं और सबसे पहले विश्व की इस महान घटना पे आधारित खेजड़ली बलिदान, जो संपूर्ण विश्व में एकमात्र घटना है और रियल कहानी पे आधारित सजीव चित्रण, जिनको बड़े पर्दे पर लाने के लिए इन्होंने संघर्ष की शुरुआत की, वो है फिल्म साको 363 की पटकथा। और ये सूरज सर इनको लेके आए 2008 में इस पटकथा को। हम सर से मुलाकात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तो नमस्कार, सादर न्यून प्रणाम। प्रणाम। सूरज जी, आप सबसे पहले तो अपना पूरा परिचय दें, पूरा इंट्रोडक्शन आप दें और उसके बाद में आप जो एक्चुअली में जो विवाद चल रहा है, किन कारणों से चल रहा है, उसके पीछे क्या क्या रीजन है, आप पूरी चीज विस्तार से बताएं। जी, तो सभी को नमस्कार, नून प्रणाम। मैं सूरज बिश्नोई, मैं जोधपुर से ही हूँ। जोधपुर के पास मेरा गांव है, लूनी तहसील के पास भाचरना। और मैं 1990 में जोधपुर से, एक फिल्मी भूत था मेरे दिमाग में, मैं फिल्म लाइन में कुछ करना चाहता था। बॉम्बे चला गया और बॉम्बे में मैंने करीब 10 साल, 1990 से लेकर समझ लो आप 2000 तक मैंने बॉम्बे में किया। बहुत सारे नाटकों में काम किया मैंने, कुछ सीरियल्स भी किए। और फिर मैं गुजरात आ गया और गुजरात आकर मैंने एक म्यूजिक कंपनी खोली, श्री मरुद्रा ऑडियो, और मेरा होटल का बिजनेस भी था साइड में। और उस काम को करते करते मुझे ये खेजड़ली की जो घटना है इस पर विचार आया, होटल में बैठे बैठे, यार क्यों ना इस पर मैं एक वीडियो फिल्म बनाऊं। पहला मेरा जो प्लान था एक वीडियो फिल्म का था, क्योंकि मैं वीडियो CD कैसेट वगैरह बेचता था, तो मुझे समझ में आ रहा था कि ये मैं कर सकता हूँ। और फिर मैंने इस पर सबसे पहले वेबसाइट बनाई, www.amrutakikhejdi.com, जो ये मेरे विजिटिंग कार्ड पर भी है, आप गूगल में जाकर पता कर सकते हैं। और फिर मैंने कहानी लिखी और उस कहानी में उस समय नाम था मेरी इस फिल्म का अमृता की खेजड़ी। इसा को बाद में ऐड किया गया, ठीक है। और ये पूरी स्क्रिप्ट है और इस स्क्रिप्ट को मैंने द फिल्म राइटर एसोसिएशन में 17/4/2009 को रजिस्टर करवाया था, जिसका आप ये देख सकते हैं। और उस समय इसमें डायरेक्टर कोई और था। बाद में धीरे धीरे जब मैं इसको रजिस्टर करने बॉम्बे गया, तो वहां से एक मेरे दोस्त ने, जो मेरे संगीतकार है मेरा दोस्त, उसने एक आइडिया दिया, यार इसको राजस्थानी क्यों बना रहे हो, इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको हिंदी बनाओ और बड़े लेवल की बनाओ। और फिर मैं कुछ लोगों से मिला, कुछ डायरेक्टरों से मिला, तो मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला, काफी लोगों से जब बातचीत करी, जो मेरे इस आइडिया को समझ सके, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैंने जिया है बहुत सालों तक। मैं जब होटल से रात को घर जाता था, मेरा घर होटल से 15 किलोमीटर दूर था, तो जाते जाते रास्ते में मैं इस कहानी को लिखता था, सीन बनाता था। आज भी इस कहानी को मैं जब सुनाता हूँ, आज भी लोगों की आंखों में आंसू निकलवा सकता हूँ, मैंने इसको इतना जिया है। और फिर मेरा ऑडियो वीडियो का काम था, जोधपुर में मैं रिकॉर्डिंग के लिए आया था और मुझे सुनील दादीच, शुभम स्टूडियो, उनके वहाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और मैंने उनसे ये बात करी इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो उन्होंने मुझे एक बंदे का नंबर दिया, बोले आप, एक व्यक्ति है जिसने कोई शॉर्ट फिल्म बनाई थी गिल्ली डंडा नाम की, कल्याण सिरवी, और चेन्नई रहते हैं, उसका नंबर दिया और मैंने कल्याण जी से बात करी।
कल्याण जी को जब मैंने ये सब्जेक्ट सुनाया, हालांकि वो जोधपुर से हैं लेकिन उनको नहीं पता था, वो एकदम चौंक गए, बोले क्या बात करते हैं, ऐसा मतलब ऐसी भी घटना हुई कि पेड़ों के लिए 363 लोग कट गए। फिर हमारी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, हम मिलते रहे। मैं चेन्नई गया उनसे मिलने के लिए, वहां रुके, और मेरे साथ मेरे और भी दो दोस्त थे जो मुंबई में रहते हैं, उनको वहां रुककर हमने इस सब्जेक्ट समझाया। तो कल्याण जी का जो दिमाग था, जो मैं चाहता था उस टाइप का था। तो फिर साथ मिलने का हमने फाइनल किया कि मिलके आगे बढ़ेंगे। और फिर हम लोग तैयारी करके आ गए, राजस्थानी फिल्म बनाने की तैयारी। वहां पर भी हमारी यही तैयारी थी। हम लोग जोधपुर आए, जोधपुर में आकर हमने एक ऑफिस लिया और काम शुरू किया। तो पहली इस फिल्म के अंदर जो हमने राजस्थानी में जो हीरोइन फाइनल करी थी वो थी अमृता रायचंदानी, मुंबई की। और बाद में किसी कारण से प्लान चेंज हुआ, इसको अभी हिंदी में करते हैं। और हिंदी में हमने ग्रेसी सिंह को लेकर शूट किया। हमारे पास जो भी बजट था उस बजट में हमने पहला एक शेड्यूल पूरा किया। और जब हम जोधपुर आए उस दरमियान हम लोग यहाँ लोकेशन के लिए घूम रहे थे, मैं, कल्याण और एक मेरा दोस्त कैमरामैन मुंबई से ही है, उनके साथ। तो राम रतन जी बिश्नोई का लड़का राम प्रसाद सिगड़, जो मेरा फेसबुक फ्रेंड था, जब मैं फेसबुक पे पोस्ट डालता था कि हम आज वहां गए, ये गए, तो उसने मुझे फोन किया। वो लड़का आज दुनिया में नहीं है। उसने बोला, यार आप सूरज जी, आप ऐसा काम कर रहे हो, आप मेरे पिताजी से मिलो। और हम लोग नागौर गए। और नागौर क्यों गए थे कि नागौर जाने का हमारा मकसद था, हम रोटू जाना चाहते थे, क्योंकि मुझे पता था, मैंने पढ़ रखा था कि रोटू में बड़ी बड़ी खेजड़ियां हैं, और वो खेजड़ियों की शूटिंग के लिए हम रोटू जाने की प्लानिंग में थे। तो नागौर में हम राम रतन जी से मिले। अच्छा सूरज जी, जब आपको ये जब आइडिया आया तब आपको स्टोरी तो क्योंकि अपन विष्णोई हैं तो अपने को तो अपने समाज की इस रियल घटना पे तो गर्व होता है जब अपन ऐसा सुनते हैं कि भाई वृक्षों के लिए, जीवों के लिए, जब ये 363 जो हमारे अमर शहीद जिन्होंने खेजड़ली में अपना सर्वस्व वृक्ष रक्षार्थ बलिदान कर दिया, तो इस घटना को लेकर आप सबसे पहले इस स्टोरी पे जब आपने मंथन शुरू किया तब आप मतलब उसको पटकथा में लिखने का आइडिया या पटकथा में आपने उस पटकथा को किस तरीके से लिखा? देखो, ये आइडिया कैसे आया, एक ट्रक के पीछे मैंने एक फोटो देखा था। बिल्कुल। जो एक पेड़ और एक महिला खड़ी है, उसके साथ दो बच्चियां। और उस फोटो को देखने के बाद दिमाग में आया, यार इस पर एक फिल्म बन सकती है, अब तक इस पर किसी ने काम नहीं किया है। फिर मैंने कुछ चीजें गूगल से ढूंढी। फिर मेरे हाथ में एक किताब आ गई थी कहीं से, खेजड़ी की बेटी, एक नाटक कोई दिल्ली में करते हैं। और गूगल में जब मैंने ढूंढा तो मुझे एक व्यक्ति का नाम मिला, डॉक्टर एस एम मेहनोत, जो जोधपुर से द डेजर्ट्स स्कूल चलाते हैं और पर्यावरण के ऊपर इस सब्जेक्ट को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। मैंने उनका नंबर निकाला कहीं से और गुजरात से मैं उनसे मिलने आया, उनके साथ बैठा, उनसे मैंने बहुत सारी चीजें जानी। एक अपने राजस्थानी के प्रोफेसर हुए डॉक्टर सोनाराम बिश्नोई, उनके साथ रहा 3-4 दिन, उनके घर रुका, उन्होंने मुझे अपने घर रोका जोधपुर में। और उन्होंने भी मुझे बहुत सारी चीजें बताई इसके बारे में। और एक अपने सिंधी थे, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, जो रेडियो में उद्घोषक हुआ करते थे, उनसे भी मैंने कुछ आइडिया लिए। और अपने समाज की जो हरियाणा से एक बुक छपती है, क्या नाम है उसका भी मुझे नाम याद नहीं है, वो मैंने बहुत सारी कॉपियां मंगवाई थी। मैंने कहीं से कुछ मुझे आइडिया मिले और फिर मुझे नाम मिले सारे, गूगल में लिस्ट मिली कि 363 लोगों की, उनको लेकर मुझे जैसा आता है वैसी स्क्रिप्ट लिखी मैंने। और उसके साथ में आपने डायलॉग्स भी लिखे? हाँ, डायलॉग्स जैसा मुझे आता था उस समय लिखे। नहीं, या फिर वो आपने कोई किसी डायरेक्शन में वो चीजें लिखवाई या आपने लिखा? नहीं, डायरेक्ट डायलॉग जो फिल्म के लिए होने चाहिए ऐसे मैंने नहीं लिखे, क्योंकि वो इतना आपने उस पटकथा को मतलब समाज के सामने सिंपल एक पटकथा लिखी कि भाई इस रियल स्टोरी को बड़े पर्दे पे हम लाना चाहते हैं। और एक्चुअली पहले एक वन लाइन ही होती है, डायलॉग तो प्रोफेशनल लोगों से लिखवाए जाते हैं, डायलॉग फिर हमने बाद में साथ में बैठ के लिखे। ये मैंने पहले डायलॉग नहीं लिखे, सिर्फ स्क्रिप्ट लिखी। ठीक है, तो मतलब इसको लेके भी आप प्राउडली बहुत मतलब आप हैप्पी थे कि भाई मतलब ये एक इतनी बड़ी स्टोरी को आप लेके आ रहे हो, तो ये आपके लिए एक अच्छा मोमेंट था? बिल्कुल अच्छा मोमेंट था। मुझे
ये लगा था कि यार भगवान ने शायद मुझे चुना है, मैं क्योंकि बिल्कुल। शुरू से आध्यात्मिक रहा हूँ तो बिल्कुल। मुझे अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज मैं और बोल रहा हूँ, जब मैंने ये www.amrtakikheजड़ी.com जब वेबसाइट लॉन्च करी, तो ये वेबसाइट दिल्ली के बिश्नोई भवन में 5 जून, वो साल कौन सा था मुझे पता नहीं है, कुलदीप बिश्नोई के सामने अध्यक्षता में। अध्यक्ष थे उस समय, उनके जरिए कुलदीप जी के साथ उस समय अपने बद्रीलाल जी जाखड़ जो पाली के सांसद थे वो भी थे, उनके सामने इस वेबसाइट को मैंने लॉन्च किया था। फिर कुलदीप जी ने मुझे अपने घर बुलाया और उन्होंने मेरे से सब्जेक्ट मांगा, बोले सूरज जी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, काम करो, आपका कितना खर्चा हुआ आप मुझे दे दो, मैं इसको बनाऊंगा। और मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल। ठीक है ना, और ये शायद कुलदीप जी को भी याद होगा। अच्छा, अब सूरज जी आप जो आपकी जो पटकथा आपने लिखी उसमें आपने जो डायरेक्टर के तौर पे कल्याण जी सीरवी की आपके हाँ, जीवन में एंट्री हुई, तो वो किस तरीके से आप थोड़ा विस्तार से नहीं बताएं। वो मैंने संपर्क किया उनसे सामने से, और जब उनको इस सब्जेक्ट सुनाया, और हम लोग एक 2 साल तक हमारी बातचीत ही चलती रही, अच्छा। और एक 4-4 5-5 घंटे हम बात करते थे, और जब मैं बात करता वो बोलता था, वो रिकॉर्डिंग करके सुनते थे। फिर हमने साथ में बैठकर इसको और अच्छे से लिखा, और अच्छी वर्जन लिखे, डायलॉग भी लिखे साथ में मिलकर। फिर फाइनल किया, फिर हमने मुंबई में मतलब डायलॉग। आइडिया आपका था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। वो कल्याण जी आपको सपोर्ट करते आइडिया थे। आइडिया आने की, देखो मैं तो पहले से फिल्म लाइन में था ऑलरेडी, और अच्छा। मेरा हाँ, म्यूजिक का बिल्कुल काम था। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल भजन वजन लिखता, रिकॉर्डिंग बिल्कुल करता, बिल्कुल मेरे ऑलरेडी आप मेरी चैनल बिल्कुल पे जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने बिल्कुल 120 से ज्यादा मेरे भजन ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम नया था नहीं मैं, तो वो अपने साथ में बैठ के लिखा। तो कल्याण जी को मैंने एज ए डायरेक्टर साइन किया था, वो एग्रीमेंट कॉपी भी मेरे पास हो सकती है अभी। हाँ, ये कॉपी है। कल्याण को उस समय एज ए डायरेक्टर साइन किया था। ठीक है, और कंपनी बनाई थी मैंने उस समय, बना तब तक कंपनी बना चुका था, श्री मरुद्रा फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, और मरुद्रा नाम से मेरा होटल था, मरुद्रा नाम से मेरा ऑडियो वीडियो का बिजनेस, और मरुद्रा फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड का आप पैन कार्ड भी बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल। आज जो लोग दावे करते हैं कि ये कंपनी हमारी है, तो उनसे पूछा जाए अगर आपकी है तो पैन कार्ड कहाँ है आपका? बिल्कुल उस पे भी अपन चर्चा करेंगे। अच्छा। 13 या 14 में हमने मुंबई में कंपनी जब रजिस्टर करी, तो इसमें 3 पार्टनर थे हम लोग, राजेश पटेल, देवेंद्र शर्मा जी और सूरज बिश्नोई। अच्छा। तीनों हम लोग तीन ही पार्टनर थे, और कोई नहीं था। बाद में जब ये हिंदी में हम लोग किसी कारण से नहीं बना, कि वापस हमने इसको राजस्थानी बनाने का प्लान किया, तब कल्याण ने बोला कि राजस्थानी का बजट मेरे पास कुछ पैसे मैं लगा सकता हूं, अगर आप मुझे अपनी कंपनी में पार्टनर लेते हो तो राजेश पटेल और देवेंद्र शर्मा वो राजस्थानी में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो वो कंपनी से निकल गए। मैंने कल्याण सिरवी को एज ए मेरा पार्टनर कंपनी में लिया। उस समय हम 2 ही डायरेक्टर थे, पहला मैं था, दूसरा कल्याण सिरवी था, और इस काम को लेकर हम जो आगे बढ़े जी और उसके बाद में आपने शूटिंग का भी प्लान बनाया। जी जैसे कंपनी आपने उसके बैनर तले फिल्म बनाने का जो आपका प्रस्ताव था, वो आपने जैसे आप अपने स्तर पे मीटिंग करके, तो सबसे पहले आपने फिल्म साको 363 के लिए किस साल में और कब मीटिंग का प्लान बनाया? मीटिंग है, तो देखो हमारी शूटिंग भाई अभी तो हमने ऐसा 14-15 में शुरू करी थी, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। जब जोधपुर आने के बाद जब राम रतन जी से हमारी बात हुई, राम रतन जी ने एक्चुअली जब मैं मिला तो उन्होंने इतनी बातें बढ़ा चढ़ाकर करी कि मुझे लगा चलो इस आदमी को लेना चाहिए, मतलब यार ये इतनी बात कर रहा है तो उसको नॉलेज होगा। वैसे वो अखबार वगैरह में कुछ करते थे काम, प्रिंटिंग का हाँ, काम। राम रतन जी का खुद का प्रेस हाँ, था, प्रिंटिंग प्रेस था। और वैसे भी समाज के वो साहित्यकार भी हैं। हाँ, उन्होंने तो साहित्य भी लिखे हैं। हाँ, तो उनको साहित्यिक के तौर पर लिया। पूरी फिल्म में 51,000 रुपए दिए मैंने उनको। अच्छा। और वो एग्रीमेंट भी है मेरे पास। अच्छा, उस समय आपने एग्रीमेंट भी किया? हाँ जी, सिर्फ 51,000 रुपए का। वो पहली मुलाकात में? पहली मुलाकात में, 2-3 मुलाकात के बाद। अच्छा, उसके बाद हाँ, उसके बाद जोधपुर में बुलाकर हमने बिल्कुल एग्रीमेंट किया। एक उस समय हमारा ऑफिस नहीं था यहाँ पर, होटल में हम रुकते थे, होटल में बैठ के उनका एग्रीमेंट किया, उनको पेमेंट दिया गया। फिर हमने शूटिंग शुरू करी बाड़मेर में,
उस समय तो आप मरुद्रा फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले ही बना रहे थे ना फिल्म? बैनर तले बना रहे थे, मेरा ही प्रोजेक्ट, आपका ही प्रोजेक्ट था पूरा? पूरा प्रोड्यूसर मैं ही, प्रोड्यूसर। कल्याण सिरवी के पास पैसे थे तो वो फिल्म में डायरेक्टर के साथ साथ पार्टनर बनना चाह रहे थे, उनकी इच्छा थी, तो अच्छा। मैंने उनको पार्टनर भी, हाँ। एग्रीमेंट हुआ, सारी चीजें हैं। तो कल्याण सिरवी अब दो काम कर रहे थे, प्रोड्यूसर का भी था उनका काम और एज ए डायरेक्टर भी थे, और हम लोग आगे बढ़े। और कल एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि राम रतन जी के साथ जैसे ही एग्रीमेंट हुआ, तो राम रतन जी पहले किसी एक कोई और संस्था के साथ काम करते थे पर्यावरण के ऊपर, कोई पंजाब की संस्था थी, और राम रतन जी का अखबार में जब नाम गया तो उस संस्था ने उनके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया था। बोले भाई साहब, इस आदमी ने बहुत सारी गड़बड़ करी, आप इसको साथ मत रखो, ये आपको तकलीफ पहुंचाएगा। अच्छा। तो मुझे क्या लगा, यार हो सकता है लोग जलनशील होते हैं, तो बिल्कुल 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 कि जलन की वजह से कर रहा होगा। बिल्कुल, हाँ। और उन्होंने मुझे बड़ी ऑफर दी, बोले आप हमारे साथ काम करिए, हम आपको आप जितना बजट चाहिए हम लगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने नहीं माना मैं उस समय। और ये वो लोग भी जब इस वीडियो को सुनेंगे तो शायद उनको पता होगा, मुझे तो उनके नाम याद नहीं है, कोई तो व्यक्ति होगा जिसको ये पता है, और वो जरूर आज नहीं तो कल सामने आएगा। मतलब उनके विरोधियों के विरोध करने के बाद, बड़ी ऑफर देने के बाद भी मैंने इस व्यक्ति को अपने साथ रखा। और आज बड़ा दुख होता है, इस व्यक्ति ने जैसे ही हमारे सिस्टम के साथ जुड़ा, ये इसके कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि राम रतन बोलता है कि सूरज बिश्नोई का पत्ता काटना है। पत्ता काटना जिसका एक डायलॉग है, तकिया कलाम, कि इसको बोतल में फिट करना है ताकि बाहर ना निकल पाए। तो इसके करीबी लोग जानते होंगे। इसका पता इसलिए काटना है कि ये बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी, और ये इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर समाज के सामने जाएगा तो ये समाज में बहुत आगे बढ़ जाएगा, और हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, साला हम काम नहीं कर पाए। अब इसने कल्याण के साथ मिलकर ऐसी साजिशें करनी शुरू करी, मुझे टॉर्चर करना शुरू किया। जब ये टॉर्चर करने लगे, मैं आध्यात्मिक कुछ नीति नियमों को मानता हूं, मेरा अनुभव है जीवन का, कि जब लोगों की नीयत खराब हो जाती है तो आप जिस काम को कर रहे हैं उसकी जन्म कुंडली बदल जाती है, उसके परिणाम बदल जाते हैं। तो मुझे उस समय पता चल गया, तो मैंने खूब इनको समझाने की कोशिश करी, ये टॉर्चर करते गए, फिर भी मैं सहन करता गया। और धीरे 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 इसमें थोड़ी गलती कल्याण की भी रही कि इसकी बात नहीं माननी थी उनको। एक समझदारी से काम कर सकता था ये आदमी, लेकिन वो नहीं किया, तो आज कीमत चुका ही रहे। खैर कोई बात नहीं। फिर 16 दिन की जब हमने शूटिंग करी, उस शूटिंग के दरमियान हमारे पास जो फंड था, बजट खत्म हो गया। मेरा एक क्वेश्चन है सर जी। उससे पहले, आपने एक टाउन हॉल में अभी आपने मेरे को हाँ, विस्तार से एक चीज बताई, लेकिन आपने एक 2013 में जो सबसे पहला आपका जो फंक्शन हुआ था फिल्म सागो 363 को लेकर, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं एक बार। ये 5 जून 2013 बुधवार, जिसका एक कार्ड देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं, सूरज बिश्नोई शोधकर्ता एवं गीतकार, श्री मरुद्रा फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, कल्याण सिरवी निर्माता निर्देशक लेखक, राम रतन बिश्नोई साहित्यिक सलाहकार गीतकार, और पीआर राजस्थान। मतलब ये पहली शुरुआत थी, ये पहली शुरुआत, ये पहला हमारा बिल्कुल कार्ड यहाँ से शुरुआत हुई। और इसमें समाज के काफी अच्छे अच्छे लोग आए थे, काफी लोग थे, करीब 500 लोगों का पूरा टाउन हॉल भरा गया था। इसमें जोधपुर दरबार गजेश सिंह जी की बेटी भी वहाँ उपस्थित थी, और दुनिया को पता है, ये न्यूज भी बनी सारे अखबारों में, बिल्कुल आया जी। तो उसके बाद में जो पहले आपने बोला कि 16 दिन की आपने शूटिंग की जी, फिर उसके बाद में वो शूटिंग कैंसिल क्यों हुई? क्या ऐसा क्या कारण रहा उसका? कैंसिल नहीं हुई। एक्चुअली हम राजस्थानी फिल्म का बजट लेकर हिंदी बनाने निकले थे। थोड़ी गलती वहां हमसे ये हुई कि उस लेवल का बजट हमारे पास था नहीं। हमारा जो प्लान था कि हम इस बजट में पूरी कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। और ये अक्सर फिल्मों में होता है। फिल्मों में नहीं, आप किसी भी बड़े काम को करेंगे तो आप अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट लेके चल रहे हो, अब मकान भी बना रहे हो, 10 लाख का बजट है तो वो 12 लाख 15 लाख में पूरा होगा। तो हमारे पास जो बजट था वो खत्म हुआ, और खत्म हुआ तो हमने एक ब्रेक लिया।
उस ब्रेक के दरमियान एक व्यक्ति को मैंने और ढूंढा, जो हमारे साथ पार्टनर के लिए मैंने उनको जोड़ा, शंकर जी इंदौलिया, जो गंगानगर से, उनके भी पैसे लगे। और फिर राम रतन जी ने एक प्लान रखा हमारे सामने। अब प्लान क्या रखा, मैं अब जो मुझे समझ में आ रहा है वो एक साजिश थी। एक साजिश करी, साजिश ये करी कि इनकी जो संस्था थी उस संस्था में मुझे उपाध्यक्ष बनाया, श्री जम्बेश्वर पर्यावरण जीव संस्था रक्षा का प्रदेश संस्था। मुझे उपाध्यक्ष बनाया, कल्याण सिरवी को साहित्यिक मंत्री बनाया, बिल्कुल ये अपने सॉरी साहित्यिक ऐसा कुछ नाम है, वो उन्होंने उनको बनाया। और फिर बोलते हैं, फिर एक ऑफर रखा हमारे सामने, अगर बाकी का फाइनेंस जो अगर चाहिए तो मैं लगवा सकता हूँ समाज के थ्रू। हाँ, समाज के थ्रू। अच्छा, इससे बीच उस समय राजस्थान अपने जोधपुर के लूनी के एमएलए मलकान जी बिश्नोई, उनका ही बधाई अच्छा मेरे पास, बिल्कुल बिल्कुल उनके लेटर हेड पे बिल्कुल 3/7/2009 का, बिल्कुल जहां उन्होंने लिखा, बड़ौदा द्वारा बनने वाली अमृता की खिचड़ी हिंदी अंग्रेजी में बन रही, जो सराहनीय कार्य आज पूरी दुनिया पर्यावरण समस्या से जूझ रही, जबकि बिश्नोई समाज आज से 276 वर्ष पहले पर्यावरण बचाने के लिए 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस फिल्म के द्वारा समाज में दुनिया में पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। मैं इस कार्य के लिए श्री सूरज बिश्नोई को बधाई देता हूँ। मलकान बिश्नोई। बिल्कुल सर, आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने इस पटकथा को विश्व के सामने लाने के लिए एक बहुत अद्भुत कार्य की शुरुआत की। लेकिन सर, क्या कारण रहे, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपका एग्रीमेंट जब श्री मरुद्रा प्राइवेट फिल्म लिमिटेड से उनके साथ राम रतन जी की जो संस्था थी, जिसमें वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, श्री जम्बेश्वर पर्यावरण जीव रक्षा प्रदेश संस्था, जिनका मैं भी मीडिया प्रभारी रह चुका हूँ, नागौर जिला मीडिया प्रभारी। मैं उस समय मैंने दो साल वर्क किया है उसमें, मुझे भी अनुभव है। बट मतलब आपका इस संस्था के साथ जब एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद में क्या परिस्थितियां रही कि आपने मतलब वो शूटिंग 16 दिन पहले आपने की, उसके बाद में आपने दूसरा शेड्यूल बना के, और फिर जब सर्वे की टीम हमारे गांव हाँ, नौरंगी नगर रोटू धाम आई, और आपने उसमें आप भी साथ थे, बिल्कुल, और मैंने भी उसमें बहुत मेहनत की। पहली मुलाकात जो उसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी हम रोटू में पहली मुलाकात हुई आपके और आपके पिताजी की, आपके घर हुई, जहाँ हमने खाना खाया, आप आए, और खाना जब हम रोटू आए, खाना आपके घर ही खाते थे, बिल्कुल पूरी टीम के साथ। यानी कि इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। कोई और हमने निस्वार्थ भाव से काम किया था सर, उसके आप साक्षी हो। कोई स्वार्थ नहीं था, आपको पता ही नहीं था कि इसमें आगे जाके क्या होगा। आपको तो एक ही चीज समझ में आ रही थी, तो एक समाज का मुद्दा है तो इसमें काम करना। बाकी सर, मैं तो इतना मतलब उत्साहित था इस चीज को लेके कि मतलब उस समय की जो अपने को फिल्म में जो दृश्य जो फिल्माने थे, उसमें सारी चीजें मतलब पुराने आइटम चाहिए थे। जैसे मान लो शूटिंग स्थल के लिए कच्चे झोंपड़े बनाना, तो उसके लिए कच्चे झोंपड़े बनाने के लिए बहुत पुराने आइटम्स चाहिए। उसमें जैसे मान लो गोबर का व्यवस्था हो, या कोई ऐसी जो कहते हैं अपन, जो खेतों में जो खींप होती है, उसकी वो जो रस्सी बनाने के लिए, वो भी मतलब उसमें पुराने हाँ, वो सारी अपन ने मतलब बहुत, उस समय जून का महीना था सर, आपको पता है, उस गर्मी के मौसम में अपन इतना मतलब वो सर्वे की टीम के साथ अपन ने इतना मेहनत किया, 1.5 महीना। लेकिन सर शूटिंग भी 45 दिन चली। अब एक सर, मैं आपसे थोड़ा, मेरा विनम्र निवेदन है, जब आप एज ए निर्माता और निर्देशक, आपने राम रतन जी के साथ एग्रीमेंट किया, तो वो सह निर्देशक थे उस समय, आपने 1.5 महीने तक जो शूटिंग चली, आपने बहुत मेहनत की। राम रतन जी सह निर्देशक कभी नहीं थे, तो वो भी निर्माता के तौर पे थे। निर्माता के तौर पे एक्चुअली बात तो ये हुई थी कि निर्माता राम रतन जी कहीं नहीं रहेंगे, और निर्माता वो हो भी नहीं सकते। वो उनके हर होर्डिंग्स पे मैं ये चीजें देखता हूँ, वो लिखते हैं मतलब एज ए जो प्रोड्यूसर, और पूरा मतलब अपना ही उसमें, और अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। बिल्कुल, वो अभी अपन आगे आएंगे सर। एक मैं आपको जो मेरा एक क्वेश्चन है कि उस समय आपने जो शूटिंग के लिए रोटो की पावन धरा, जहाँ जम्बेश्वर भगवान ने 3700 पेड़ एक रात में लगाए, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब चमत्कार था गुरु महाराज का, कि मतलब पर्यावरण के प्रति पर्यावरणविद परमेश्वर, जिन्होंने 550 साल पहले उस चीज को पहले ही लोगों को बता दिया कि समय रहते चेत जाओ, पर्यावरण को, एनवायरमेंट पे मतलब उन्होंने बहुत महत्व दिया, जोर दिया। तो आप भी उस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब एक संदेश था विश्व के लिए। अगर उस समय फिल्म बन भी जाती, तो आज पता नहीं हमारे विश्नोई समाज का एक ऐतिहासिक, मतलब आज भी लोग गर्व करते हैं समाज पे, लेकिन वो चीज अगर विश्व में प्रदर्शित होती सर, तो मतलब प्राउडली मोमेंट था एक।
तो मैं उस पे ये कह रहा हूँ कि आपने अगर उस समय शूटिंग के लिए रोटू धाम की पावन धरा को चुना, तो ये आपके लिए तो बहुत सौभाग्य का सब्जेक्ट था। बिल्कुल था सर, क्योंकि जिस सब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वही पेड़ वहां बिल्कुल लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो तो उस समय आपने राम रतन जी के साथ आप आए थे, कल्याण जी भी उस समय साथ में थे, और वहां अपन ने शूटिंग शुरू की। जो उस समय आपने जो एग्रीमेंट किया, मतलब हमारी जमीन को उस समय वो आपने भाई शूटिंग के लिए चुना, तो उस समय जो एग्रीमेंट, उसके थोड़ा सा आप उस पर थोड़ा विस्तार से एक बार बताएं। पॉइंट्स को लेके जो विवाद चल रहा है उस समय, अभी जैसे मान लो फिल्म को लेके समाज में एक चीज मैंने देखी, उठापटक चल रही है कि राम रतन जी ने फिल्म को बनाया, राम रतन जी ने फिल्म को प्रोड्यूस किया, राम रतन जी ने फिल्म को मतलब डायरेक्शन किया। फिल्म के रियल निर्देशक और निर्माता आप हैं, वो आपने पूरा विस्तार से बताया, और उस चीज का मेरे को पता था, इसलिए मैंने आपसे उस चीज के बारे में चर्चा करनी चाहिए। ये तो मतलब मुझे पता है, और समाज के काफी लोगों को भी पता है जिन्होंने मतलब इस फिल्म में अपना योगदान दिया। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस फिल्म में पैसा लगाने के लिए बहुत मेहनत की और पैसा भी लगाया। लेकिन क्या वजह रहे सर, ऐसी क्या वजह रही कि मतलब फिल्म इतने सालों तक विवादों में रही? विवादों में रही, अभी भी वो विवादों में रहेगी। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ मैं आपको, विवादों में क्यों रही। राम रतन जी अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति और भयानक कूटनीतिज्ञ, और हमेशा अपना ही सोचना, अपने आप को ही हमेशा आगे रखना। जब हमारा एग्रीमेंट हुआ कंपनी और संस्था के साथ, तो एग्रीमेंट ये हुआ था कि हम फाइनेंस लगाएंगे, ये पैसा कंपनी के अकाउंट में डालेंगे, कंपनी पैसा खर्च करेगी। ठीक है, कंपनी से पैसा खर्च होगा, उससे क्या होगा कि हमारे पास हिसाब रहेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अच्छा। अकाउंटेंट होगा, वाउचर बनेंगे, सारी हम्म। चीजें। तो एग्रीमेंट होने के तुरंत बाद पहला काम इस आदमी ने ये किया कि मेरा पत्ता काटने की कोशिश करी। ठीक है, और जब सबसे पहले ये एग्रीमेंट हो रहा था, तो उस एग्रीमेंट में मैं राजी नहीं था, और ये आपके पिताजी को पता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस व्यक्ति ने मुझे अंदर ऑफिस में ले जाके, मतलब कि मेरा पैर पकड़ने ही बाकी रह गया था। इतना कुछ किया, सूरज जी आज इतने लोग आए हैं, गुरु जी आए हैं, आप एग्रीमेंट कर लो। और मैं एग्रीमेंट क्यों नहीं करना चाहता था, मेरे शेयर 20% कल्याण के पास ज्यादा थे। वो एक टेक्निकल कारण है, आगे कभी चर्चा करेंगे जब उसकी जरूरत आएगी। तो मैंने बोला ठीक है, वो शेयर मुझे मेरे नाम पहले करवा दो, फिर मैं साइन करूंगा। रामानंद जी ने बोला सूरज तेरे जो शेयर है मैं दिलवा दूंगा। उस समय मौजूद थे, तो राम रतन ने गारंटी दी कि आपके शेयर मिलेंगे, आप जिस दिन बॉम्बे जाएंगे, हमारा सीए बॉम्बे रहता है, आपको शेयर दे देंगे। एग्रीमेंट होने के बाद कुछ समय के बाद जब मैंने बोला कि मेरे शेयर मुझे दिलवा दो, राम रतन जी बोले शेयर क्या होता है, शेयर का मेरे क्या लेना है। मैंने गुरु जी से बोला रामानंद जी मेरे शेयर मुझे दिलवाइए। तो भाई वो शेयर वाला तुम्हारा मैटर मैं तो समझता ही नहीं हूँ। वहां से मुझे समझ में आ गया कि मेरे साथ बहुत बड़ी चाल हो गई। अगर मैं वो शेयर साइन नहीं करता, क्योंकि हम 2 ही डायरेक्टर थे, मैं साइन नहीं करता तो ये संस्था हमारे साथ नहीं जुड़ती। ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया मेरे साथ गेम हो चुका है। ठीक है, अब इन्होंने समाज के लोगों से पैसा इकट्ठा किया, और पैसा इकट्ठा करके अपने तरीके से खर्च करना शुरू किया, कंपनी में नहीं डाला पैसा। और उस पैसे का मैं दावे के साथ कहता हूँ भयानक दुरुपयोग हुआ, और उसके आधार पर ही आज व्यक्ति इस फिल्म का मालिक बनने का दावा कर रहा है। मेन कारण है ये, बोलता पैसा मैंने खर्च किया है, वो जो एग्रीमेंट उसको मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, अभी आप एक चीज मेरे को थोड़ा बताएं विस्तार से कि राम रतन जी ने कितना पैसा लगाया इस फिल्म के लिए? राम रतन जी की जो मैं बात बताऊं ना आपको, सच रियल स्टोरी, जब इस फिल्म से पहले हमारे साथ जब साहित्यिक सलाहकार के साथ जुड़ने के बाद भी 1-2 साल के बाद ही हम लोगों ने, जब 1-2 साल निकला था बीच में, मुकाम में ये स्टॉल लगाते थे, किताबें वगैरह बेचते थे। मैं भी इनको माल देता था, सीडी वीडी मेरा माल देता था। इनको शायद याद भी नहीं होगा, एक 700 रुपए का मेरा बिल टाइम पर नहीं दे पाए थे। मुझे नहीं पता इनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या थी, और मेरी फाइनेंशियल स्थिति हमेशा ओपन रही। ठीक है, तो ये 700 रुपए नहीं दे पाए, इससे मुझे समझ में आता है कि इनके पास पैसा तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था पैसा। क्योंकि जब भी ये जोधपुर आते थे या फिर हम बॉम्बे इनको बुलाते थे, तो टिकट से लेकर, आने से लेकर, खाने से लेकर सारा पैसा मैं, और पैसा मांग के भी ले जाते थे। बोले सूरज 1-2 हजार रुपए दो, मुझे जाना है। तो मुझे लगता नहीं कि उनके पास पैसा था, क्योंकि बाकी तो अंदर की बात तो मुझे नहीं पता है, लेकिन व्यवहार से पता चलता है उनके पास पैसा नहीं था। जो भी पैसा लगा, ये पैसा समाज का,
और समाज भी इनको पैसा देने के लिए कब तैयार हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल सर, बताइए। हाँ, बहुत से लोगों के दिमाग में गलतफहमी है। अगर वो गलतफहमी मेरे दिमाग में है तो मुझे भी निकाल देनी चाहिए। राम रतन जी की है तो उनको तो सबसे पहले निकालनी चाहिए, क्योंकि आज इस प्रोजेक्ट का सत्यानाश करने का 100%, मैं 100% कहूंगा, राम रतन जवाबदार है। कैसे जवाबदार है? जब राम रतन जी उस समय 700 रुपए नहीं दे सकते थे, 250 रुपए की डायरी के लिए मुझे फोन करते थे, इसमें आपका एड फोटो लगाता हूँ, एड डालता हूँ, तो मैं उनको 250 रुपए नहीं देता था। तो मुझे लगता है दूसरे लोग भी नहीं देते होंगे, ठीक है ना। आज ये आदमी कहता है कि मैं पैसा लाया, मैं पैसा लाया। राम रतन जी 16 दिन जब हमारी फिल्म की शूटिंग हुई, अखबारों में विज्ञापन आए, बहुत से लोग वहां शूटिंग देखने आए, माहौल बना, उस माहौल को देखकर लोगों ने पैसे दिए। अच्छा सर, आज उस माहौल को खराब करने करके अपने आप को बड़ा बना रहे हैं, तो उस चक्कर में ये पूरा माहौल बिगड़ रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन है सर मेरा जी राम रतन जी ने 363 जो सदस्यों की लिस्ट बनाई जी कि भाई उसके थ्रू अपन समाज से पैसा लाएंगे, जी। इसमें थोड़ा आप बताएं कितनी सच्चाई है? देखिए, जब एग्रीमेंट हुआ तो एक बात हुई थी हमारी कि अब अगर आप फाइनेंस आप ला रहे हो, बोले जितना लगेगा हम लगाएंगे, तो हम फाइनेंस में हम कहीं पर भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम नहीं आएंगे आपके साथ कहीं, नहीं तो हम पैसा मांगने आएंगे, नहीं हम कभी किसी को बोलेंगे आप पैसा लगाओ। जब आप जुड़ इसलिए रहे हो, आपने फाइनेंस, अब जो फाइनेंस चाहिए वो आप लगाओगे तो जवाबदारी आपकी है। तो मुझे नहीं पता वो कितने लोगों से लिया, कहाँ से लिया, क्या लिया, लेकिन इस पैसे का नहीं, उस समय आपके साथ तो एग्रीमेंट हुआ था ना, तो एग्रीमेंट, आपको तो उस चीज का जानकारी होनी चाहिए। हमारा एग्रीमेंट संस्था के साथ हुआ था। नहीं, उसमें लेन देन में आपका पूरा सहभागिता नहीं थी क्या? नहीं 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 नहीं, कहीं पर भी मैं कहीं किसी के आप पास दावे के साथ कह रहे हैं, सच्चाई के बिल्कुल साथ? मैं कहीं पैसा लेने नहीं गया किसी के पास, और नहीं किसी बीटिंग में गया पैसे के लिए, नहीं मैं गया, नहीं कल्याण गया। ये काम इन्हीं का था, हमारा काम प्रोडक्शन का था। अच्छा, हम प्रोडक्शन में थे। बिल्कुल। फाइनेंस का जब इन्होंने जुड़े इसलिए थे ना हमारे साथ, हम फाइनेंस हम पूरा करेंगे। अब वो 363 लोगों से लाए, 3 से लाए, वो उनकी जवाबदारी थी, समझ गया ना। लेकिन वो पैसा लाकर कंपनी में डालना था। अब वहां पर एक चीज क्या हुई, उस समय कंपनी का बैंक अकाउंट में मेरा और कल्याण का साइन चलता था। इस आदमी ने एग्रीमेंट होते ही पहली शर्त रखी कि बैंक अकाउंट में मेरा नाम होना चाहिए, सूरज का नाम हटाओ। कितना दुख हुआ होगा मुझे, मेरी कंपनी, मैंने अकाउंट खोला, मैंने पैसे डाले उस अकाउंट में, कंपनी रजिस्टर करी, उसका पैसा आज भी अगर जांच की जाए, मेरा चेक श्री मरुद्रा ऑडियो के अकाउंट से पैसे दिए थे। मुझे बड़ा दुख हुआ, पहला मोरल मेरा वहां तोड़ा इन्होंने, उस अकाउंट में अपना नाम डाला, जबकि ऐसा एग्रीमेंट में नहीं लिखा था। दूसरा मोरल तोड़ा, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन का कार्ड मेरे नाम था, प्रेशर देकर वो कार्ड अपने नाम से करवाया, जबकि कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर हम दो है, तो ये कार्ड या तो कल्याण के पास हो सकता है या सूरज बिश्नोई के पास हो सकता है। लेकिन अब कल्याण भी कुछ बातें उनकी मानने लग गया था। ये ओरिजिनल कार्ड मेरे पास, बाद में राम रतन के नाम हुआ, और ये पान कार्ड श्री मरुद्रा फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड का आज भी मेरे पास है। अभी सर, राम रतन जी का आपकी नजर में फिल्म साको 363 में योगदान थोड़ा बताएं। देखिए, योगदान वैसे सभी का है, मतलब डायलॉग्स, और नहीं डायलॉग राम रतन जी कह रहे हैं कि भाई, वो कह रहे हैं कि भाई पूरी पटकथा को, नहीं गलत है, इसमें मैं आपको क्लियर करूंगा। आप सच्चाई बताएं। बहुत अच्छा टॉपिक आपने। जब हमारा एग्रीमेंट हो गया तो एक फाइनल हुआ, क्योंकि स्क्रिप्ट मेरे नाम से रजिस्टर 2009 की, आपके सामने मैंने आपको कॉपी दिखाई, बाद में कल्याण ने भी अपने नाम से वर्जन 2 करके रजिस्टर करवाया। अब उसका क्या इरादा रहा होगा मुझे नहीं पता, ठीक है ना। अब फाइनल हुआ कि इसमें कौन कहाँ रहेगा। पहले नंबर पे सूरज बिश्नोई प्रोड्यूसर रहेगा, ये एग्रीमेंट किया कल्याण ने कंपनी के लेटर हेड पे मेरे साथ। जब संस्था को साथ जोड़ा गया तो प्रोड्यूसर में नंबर 1 हमेशा सूरज बिश्नोई रहेगा, फाइनेंस चाहे कोई भी लगाए, ये देख सकते हैं, इसमें कल्याण और मेरे दोनों के सिग्नेचर है, बिल्कुल, ठीक है। और रिसर्च बाय सूरज बिश्नोई रहेगा, फिल्म साको का प्रोड्यूसर रिसर्च एंड सॉन्ग, प्रोड्यूसर रिसर्च बाय सूरज बिश्नोई का ही नाम रहेगा, कभी किसी और का नाम नहीं डालेंगे। लेकिन फिर राम रतन ने चाल चली, आज मैं कहूंगा उस समय मुझे चाल समझ में नहीं आई, उस समय मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया गया। कैसे ब्लैकमेल किया बताऊंगा। बोले यार गुरुजी हमारे बहुत सामान्य है, रिसर्च का काम गुरुजी को देते हैं, अच्छा लगेगा। मैंने वहां पर भी
कॉम्प्रोमाइज किया, चलिए आप गुरुजी को दे दीजिए। तो मेरा क्या रहेगा सर, पूछा मैंने। आपका राइटर में नाम डाल देते हैं। आज राइटर भी सूरज बिश्नोई नहीं है, रिसर्च भी सूरज बिश्नोई का नहीं है। भाई साहब ये जो मैंने तो अभी तक कभी मैंने कानूनी सहारा नहीं लिया, अब तक नहीं लिया मैंने। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं कुछ गोल्डन रूल्स मानता हूँ। वो रूल्स ये मानता हूँ और यही फैक्ट है कि आपकी जिंदगी में आपके साथ कुछ खिलवाड़ हो रहा है, या तो आपने पिछले जन्म में किसी के साथ किया है, वो बदला लिया जा रहा है, या फिर किसी का पतन होना है आपके जरिए, इसलिए किया जा रहा है। बाकी आज भी 2009 की स्क्रिप्ट मेरे नाम से रजिस्टर है, ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट। तो आज भी मैं जाकर दावा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं किया आज तक। मैं ये तो समाज के सामने आया नहीं, मैंने कोई कानूनी लिया। अब आगे क्या सवाल है आपका? सर, जब आपने फिल्म की शूटिंग आपकी कंप्लीट हो गई, जैसे मान लो बीकानेर जूनागढ़ में भी हुई, नारंगी नगर अभी रोहतक में हुई, इससे पहले कुछ मेरे साथ जो खेल हुए हैं उसको सुने आप। वो भी अपन क्वेश्चन पे आएंगे। जी। बट एक मेरा क्वेश्चन है कि आपका मतलब आप जिस समय शूटिंग कंप्लीट हो गई और डायरेक्शन टीम वापस जैसे मान लो भाई फिल्म सिटी मुंबई में वहाँ एडिटिंग चल रही थी, तो आप कल्याण जी के साथ और आपका जो पूरा प्रोडक्शन का जो भी हिसाब किताब, तो आपका पैसा उस समय कितना पैसा लगा उससे पहले, जब राम रतन जी की संस्था के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ, उससे पहले? हाँ, उससे पहले आपका टोटल मतलब कितना पैसा लगा? आप थोड़ा उसका ब्यौरा बताएं। देखिए हमारा उसमें मेरा शंकर जी इंदौलिया और कल्याण का मिला के लगभग 1.5 करोड़ के आसपास लगा चुके थे। और बाद में मेरे जीवन का तो 10-15 साल, और उस 10-15 सालों में इधर से उधर भटकना, आना जाना, चेन्नई बॉम्बे घूमना, कोई 500 मीटिंगें मैंने करी होगी, वो तो हिसाब किताब ही नहीं है। आपका और कल्याण जी का मिला के 1.5 करोड़ या फिर आपका? मेरा, कल्याण जी का और इसका शंकर जी इंदौलिया के मिला के, कल्याण का कुछ 1.25 करोड़ के आसपास होगा। ये डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, 2-4 लाख का, लेकिन इतना टोटल 1.5 करोड़। उसके बाद में जो पैसा समाज से लाके राम रतन जी ने जो पैसा लगाया, वो समाज से राम रतन जी लगाया। अच्छा, वो कितना लगाया आज तक हिसाब नहीं बताया हमको। वो तो कह रहे हैं मैंने, और मेरा ओपनली आप चेक कर सकते हैं, वो तो आप, मैं अगर कोर्ट में सबूत है, वो तो ये सारी चीजें दावे के साथ बोल रहे हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उनको सब आता है ये चीजें करने में। उन्होंने बोला है कि भाई आप दावे के साथ, मैं बता रहा हूँ कि आपको कि भाई आप कोर्ट में वो चेक कर सकते हैं। वो टाइम आएगा, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आएगा उस पर, वो भी मैं उसको मैं सीक्रेट खोलना नहीं चाहता हूँ, वो भी समय आएगा। अब क्या हुआ सर, मेरे शेयर कंपनी में कम हो गए, मेरे शेयर कम हो गए। टेक्निकली ये शेयर देने को तैयार नहीं है। ये शेयर देने की बात हुई थी, वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास पड़ी है घर पे कंप्यूटर में, बिल्कुल ठीक है। इस शेयर को दिलाऊंगा, वो बात राम रतन जी के साथ फोन पे रिकॉर्डिंग पर मैंने रिकॉर्डिंग करी थी उस समय, वो भी मेरे पास सबूत के तौर पर, सबसे बड़ा प्रूफ है। बोले हम नहीं, आपका शेयर आपको मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। शेयर नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? शेयर अगर सूरज बिश्नोई को मिल गया तो ये मजबूत हो जाएगा, और ये मजबूत हो गया तो बिश्नोई समाज में इसका नाम आएगा, मेरा नाम नहीं आएगा। ये एकमात्र भूख राम रतन की, और कोई कारण नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से नागौर गए, शूटिंग करने के लिए निकले। मेरा इसमें गोकुल जी का कैरेक्टर था, संत गोकुल जी का। अब ये पहले तो मेरे साथ इज्जत से बात करता था, अब राम रतन ने मेरे साथ तू तड़ाक से बात करनी शुरू कर दी। अच्छा, हाँ। फिर एक दिन बोला मैंने, राम रतन, आपके प्रति जो मेरे दिल में जो एक इमेज थी, इमेज थी, वो आज खत्म करता हूं मैं, बोला मैंने, ठीक है। अब वहां उस गोकुल जी वाले कैरेक्टर को काट दिया। मेरे साथ मुझे स्क्रिप्ट दी गई है, मान लो आपके साथ मेरे डायलॉग है, आप शूटिंग कर रहे हो और मैं शूटिंग ही नहीं कर रहा हूँ। सुबह से मुझे स्क्रिप्ट दे के बिठा देते, पूछता हूँ कल्याण को, तो बोले राम रतन जी ने बोला है रुको, इसको शूट नहीं करना है। राम रतन जी को बोलता हूँ तो डायरेक्टर से पूछो, मुझे क्या पता, फिल्म तो डायरेक्टर बना रहा है, और आज अपना नाम डायरेक्टर में डाल रहा है, डायरेक्टर का डी पता नहीं इस आदमी को, ठीक है। इतना टॉर्चर किया गया मुझे रोटू में, भाई साहब, अगर आध्यात्मिकता ने मुझे जिंदा रखा, बाकी मैं सुसाइड कर लेता, वहां ऐसी स्थिति थी। और एक मेरा विचार आ गया था कि मैं इस राम रतन के नाम से सुसाइड करूं, बाय गॉड, लेकिन मैं वो नहीं करके सीधा मैं रोटू मंदिर में गया। ये सच्चाई है, मैं जानता हूँ, मेरा भगवान चंबेश्वर जानता है। और गुरु महाराज के सामने बैठ के रोया मैं, भगवान ये मैंने जब प्रोजेक्ट शुरू किया तो क्या कमी रह गई मेरी नीयत में कहीं खोट थी,
मेरे कर्मों में खोट थी कि आज मेरे साथ ये हो रहा है। मैंने वहां मिट्टी से तिलक किया और ये प्रोजेक्ट गुरुजी को सौंप के निकल गया, किसी को नहीं बताया। मैं चुपचाप अपने ये काम, आपका सीक्रेट मिशन था। हाँ ये सीक्रेट मिशन, चुपचाप काम पे लग गया। वहां से निकल गया मैं, किसी को नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ, मैं छोड़ के निकल गया वहां से, क्योंकि मुझे अब दिखने लग गया अब यहाँ पर अपना कुछ होना नहीं है। दूसरे दिन मुझे एक आदमी फोन करता है, नहीं उसी दिन मैं जैसे ही मैं निकलता हूँ, मैं ट्रेन में निकल रहा हूँ नागौर से जोधपुर आ रहा हूँ, मुझे एक बंदे का फोन आता है, सूरज जी कहाँ हो? मैंने बोला मैं तो जोधपुर निकल गया। अरे आप बताया नहीं आपने। उस दरमियान इस बंदे ने ऐसा माहौल बनाया कि सूरज जी शूटिंग रुकवा रहे हैं, सूरज जी आर्टिस्टों को काम करने नहीं दे रहे हैं, सूरज जी ये कर रहे हैं, सूरज जी वो कर रहे हैं। किसी बंदे से मेरी कोई बात नहीं होती थी, ठीक है। जब वो मुझे जो बंदा फोन करता, उसने कई 2 सालों के बाद बोला, मुझे माफी मांगी मेरे से, बोले सूरज जी जिस दिन आपको हमने फोन किया था, हम 10 जने आए थे आपके साथ मारपीट करने के लिए, हमको राम रतन ने भेजा था कि इसके हाथ पैर तोड़ दो। तो ये सच्चाई है, और वो बंदा अभी जिंदा है, मरा नहीं है, उसको भी मैं सामने ला सकता हूँ। लेकिन मेरे गुरु ने मुझे बचा लिया, मैं ट्रेन पकड़ के निकल चुका था, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है। और जिसने फोन किया, कहाँ हो, जो मुझे ढूंढने आया था, वो कभी नहीं आता, उसने उस दिन फोन क्यों किया, ये बाद में समझ में आता, अच्छा ये कारण था। मैं चला गया छोड़ के, किसी को मैंने नहीं तो कल्याण को बोला, नहीं रामरतन को बोला, मैं मेरे गुजरात चला गया, मेरे काम पे लग गया। और इस प्रोजेक्ट को मैंने गुरु महाराज को दे दिया। मैं जिस गोल्डन रूल्स को मानता हूँ मुझे पता था, और मैंने इनको लिखा एक मैसेज के अंदर, जब लालचू मक्कार लोग जब एक साथ जुड़ते हैं तो किसी अच्छी चीज का सत्यानाश होता है, पतन होता है, वो कभी नहीं बनती। अब इस आदमी ने मुद्दा बनाया, जब सूरज बिश्नोई निकल गया वहां से, कल्याण शेरवी है, ये बिश्नोई समाज से क्या मांगता है, बिश्नोई समाज के प्रोजेक्ट पे कब्जा कर लेगा, ऐसे कर करके समाज के लोगों को गुमराह किया। आज मैं समाज के लोगों से कहता हूं, मैंने जो बात बोली उसमें अगर आपको कहीं गलत लगता है, मुझे बुलाइए, खड़ा करिए, मैं सबूत देता हूं। और क्या मैं समाज का नहीं हूं? अगर आप मैं उसको आज ये भी कह सकता हूं कि वो आदमी इतना लालचू है कि अगर उस लालचू आदमी के साथ आप जुड़कर ये कह सकते हैं समाज की है, तो मैं भी समाज का हूं। आज क्या आप मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? जो मेरा जीवन एकदम साफ सुथरा रहा है, एक व्यक्ति कोई खड़ा नहीं कर सकते आप कि जिसने मैंने किसी के साथ चीटिंग की हो। उस आदमी के आज मेरे पास इतने डेटा इकट्ठे हुए, इतने लोग मेरे साथ इकट्ठे हो चुके हैं, इसने किस किस के साथ चीटिंग करी। खैर वो मुद्दा आज का नहीं है, लेकिन समय आने पर मैं वो भी सामने लाऊंगा। अच्छा एक चीज बताएं सर, जी। जब ये विवाद खड़ा हुआ, हम्म, उसके बाद में इन 10 सालों में फिल्म का पूरा मतलब प्रोजेक्ट रुक गया और फिल्म रुक गई। अब कल्याण जी वर्सेज रामरतन जी, जी, तो आप इन 10 सालों में कहाँ थे? मैं अपने काम में था, बीच बीच में मुझे बुलाते रहते थे। फिर उन्होंने जब ये फंस गए, कल्याण को बाहर निकालने की कोशिश करी, इन्होंने कल्याण को कंपनी से निकाल के पूरी कंपनी हड़पने की कोशिश करी। तो नागौर में किसी सीए के पास मीटिंग करी, मुझे नहीं पता, मुझे बुलाया अचानक और बोले आप यार आओ एक बार शुरू करते। मुझे लगा शायद आदमी का दिमाग ठीक हो गया होगा, लेकिन वहां गया तो पता चला कि एक सीए के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि कल्याण को इस कंपनी से ही निकाल देते हैं, कंपनी पर हम कब्जा कर लेते हैं। जब सीए ने कंपनी के शेयर चेक किए तो पता चला उसके पास 70% शेयर है, उसको आप निकाल नहीं सकते। तो फिर मुझे हटा दिया, फिर कल्याण के साथ चिपक गया, पता चल गया अब ये तो निकलेगा नहीं। मतलब जब मुझे जरूरत पड़ी, और उसके बाद फिर उसने मुझे फोन किया 1-2 बार, तो मैंने सीधा बोला क्या राम रतन कोई नया षड्यंत्र रच रहा है क्या? मुझे बोलता है अगर आप ऐसी भाषा यूज करोगे तो आपका नुकसान होगा। मैंने बोला मेरा नुकसान तो उस दिन रोटू में हो चुका था, अब मुझे इस फिल्म से कोई नहीं तो नुकसान। गुरु महाराज को आपने साक्षी मान के वो, गुरु महाराज को मैंने ये प्रोजेक्ट सौंप दिया था, मेरा नुकसान उस दिन हो चुका था। बिल्कुल। अब मुझे नहीं तो इसके नुकसान का और न नफा का, नहीं तो नुकसान का दुख है, और नहीं मुझे फायदे का लालच है। फिर आप पूछो कि भाई आप अब ये वीडियो बना के सामने क्यों आ रहे हो? अब वीडियो बना के इसलिए सामने आ रहा हूं, ट्रेलर जिस दिन देखा मैंने तब तक मुझे उम्मीद थी कि शायद हो सकता है विचार नहीं मिल रहे हमारे, लेकिन मेरा जो हक है, कंपनी के अंदर भी शेयर है। अब इनका राम रतन कल्याण जी का क्या हुआ होगा, किस तरह, मुझे तब तक ये था। बाद में कल्याण से बात करी तो पता चला कि नहीं, ये तो पूरा मेरे से विरुद्ध जाके फिल्म को रिलीज कर रहा है, उसमें कहीं मेरा नाम ही नहीं।
तब मैं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर वृंदावन में बैठा था और मैंने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ये क्या हो रहा है। अभी अपन 10 साल के बाद में पुरानी यादें ताजा हो गई, अपनी मुलाकात हुई, जी क्या कहना आपका? नहीं, अच्छा कर रहे हैं। देखिए, आपका भी और आपके परिवार का पहली बात तो कि बहुत बड़ा योगदान है इस फिल्म में। जब आपके खेत में पूरा सेटअप लगा, आपने आपकी माताजी ने भी मैंने देखा था, वो गोबर से दीवारों को लीपना, जो झोपड़े बनाए गए थे, और आपके साथ भी चीट हुआ, मुझे दुख है। और चीट इस आदमी ने हर उस आदमी को चीट किया है जो मतलब कि इसके थोड़ा बहुत विरोध जा सकता है, इसको लगता है ये विरोध जा सकता है, तो उसका पता काटने की उसने कोशिश करी है। सांचौर के अंदर हीराराम धायन अर्थ हीरो, बड़ा योगदान है उस आदमी का। करीब 41 लाख रुपए उसके द्वारा इस फिल्म में लगे। उस आदमी को अपनी संस्था से भी निकाल देना और इस प्रोग्राम तक में नहीं बुलाना, तो आप तो क्या हो। उनके 43 लाख रुपए लगे, उसको नहीं बख्शा तो आपको तो कैसे बख्शेगा ये, ठीक है ना। बाकी आपके परिवार का आपका बहुत अच्छा योगदान है, आप अच्छा कर रहे हो, और मेरा भरोसा है कि हमेशा सच्चाई, भले थोड़ा देर लग सकता है, परमात्मा की दुनिया में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। नहीं हो सकता, ये कभी भी अपने इरादों में ये सफल नहीं हो सकता। क्यों नहीं सफल हो सकता, मैं कारण बताता हूँ। इस आदमी ने इतनी बदुआएं ली है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इतनी बदुआएं ले ली कि इस बदुआओं के वजन से दब जाएगा। शंकर जी इंदौलिया बेचारे ने बिना एग्रीमेंट किए 23 लाख रुपए इस फिल्म में लगाए, कोई एग्रीमेंट नहीं, सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे दीवाना हो गया। उसने एक बहुत अच्छा गीत लिखा, साको चिरी, उस चिरी गीत की रिकॉर्डिंग पर लगभग 2-3 लाख रुपए खर्च हुए, मुंबई से रिकॉर्डिंग करवाया। उस आदमी को उस गीत से बड़ी उम्मीद थी, इस आदमी ने उस गीत को ही हटा दिया, रिकॉर्डिंग किया हुआ पैसे लगे हुए गीत को हटा के खुद ने गीत लिख के नया गीत डाल दिया। एक लेखक की भावनाओं को दबाना, एक लेखक की उम्मीदों को मारना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आज हमारे राजस्थान में पुराने भजन गाए जाते हैं, उस छाप को गाया जाता है, उसको क्रेडिट दी जाती है, और आप एक आदमी की भावनाओं को मार रहे हो जिसने आपके सिस्टम में 23 लाख रुपए लगाए। उस गीत को बनाने वाला श्रवण सिन्हा संगीतकार, उसको बड़ी उम्मीद थी कि मेरा गीत हिट होगा, मेरी जिंदगी में कुछ चार चांद लगेंगे। वो इस उम्मीद में आज बेचारा बिहार जाकर होटल में नौकरी कर रहा है, उसकी बदुआ लगी। उस गीत को गाने वाला हमारा लड़का सुजीत लटियाल, हमारे समाज का ही लड़का, उससे बड़ी उम्मीद थी कि सॉन्ग से मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आएंगे। क्या उसकी बदुआ नहीं लगी होगी? और जब आप किसी इंसान के साथ चीटिंग करते हो ना, तो चीटिंग खाली उस एक इंसान के साथ नहीं करते हो, उसकी पूरी फैमिली के साथ करते हो, उसके कुल देवताओं के साथ करते हो, उसके पितरों के साथ करते हो। तो ये इसमें से कोई तो एक ऐसा होगा जो आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जिंदगी में ये रिलीज नहीं हो सकती इस आदमी से। दूसरी चीज मैं आपको कहूंगा, अभी इसने जो ट्रेलर बनाया ना, एक्चुअली ये जो रफ फुटेज थे वो है, ओरिजिनल फुटेज ही नहीं है। क्यों, मुझे पता है। बीच में जब मैं एक दो बार बॉम्बे था साथ में, 2 हार्ड डिस्क थी, एक हार्ड डिस्क कंपनी में, एक हार्ड डिस्क संस्था के पास। जो भी शूट करते थे फुटेज उसमें डालते थे, तो सहयोग से संस्था के जो ओरिजिनल फुटेज थे वो हार्ड डिस्क क्रैक हो गई, तो रफ जो स्टूडियो में पड़ा था उसको लेकर इसने एडिट करके फिल्म बनाई है। ओरिजिनल कल्याण ने नहीं दी है, ये कल्याण की चालाकी कह सकते हैं, उसकी समझदारी कह सकते हैं, मुझे नहीं पता। हाँ, वो जो है कल्याण के पास जो ओरिजिनल है, जिसमें वीएफएक्स का बहुत अच्छा काम हुआ है, वो मूवी अगर आती है तो बिल्कुल दुनिया में बहुत बड़ा काम हो सकता है। बाकी इसका कुछ नहीं होगा। अच्छा सर, अभी आप फिल्म के रिलीजिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं? कि ये विवाद आगे बढ़ेगा या फिर फिल्म? नहीं, ये विवाद तब तक नहीं सुलझ सकता जब तक कल्याण सिरवी, सूरज बिश्नोई, राम रतन एक साथ नहीं बैठते, और एक साथ तब तक नहीं बैठेंगे कि राम रतन को तो सब कुछ चाहिए, नहीं सब कुछ कोई नहीं होना चाहिए। बीच में जब विवाद शुरू हुआ तो पहले नंबर पे इस एग्रीमेंट के आधार पे सूरज बिश्नोई प्रोड्यूसर रहेगा, तो ये लड़ने लगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, राम रतन का नाम पहले नंबर पे रख दो, दूसरे नंबर पे कल्याण आ जाए, तीसरे नंबर पे सूरज को रख दो। तो मेरा ये मकसद एक ही था, किसी भी तरह ये फिल्म रिलीज हो। वो भी मंजूर नहीं है, अब तो नहीं तो कल्याण है, नहीं नहीं सूरज बिश्नोई है, सब कुछ खुद को चाहिए। और कोई भी फिल्म इस कंपनी से तरीके से होती है,
ऐसे ये जिस तरीके से कर रहे हैं ऐसे नहीं होता है। उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशन। बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन कई चीजें। अब तो जब इनको नोटिस दे रखा था कोर्ट ने कि आप इसको कहीं पर दिखा नहीं सकते, किसी ओटीटी पे डाल नहीं सकते, इन्होंने ट्रेलर रिलीज कर दिया। अब तो गुनाहगार बन चुके हैं उल्टे। कोर्ट में एक बहुत बड़ा इनका फोल्ड कोर्ट के सामने आ चुका है। तो अब तो ये वैसे भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये थी इसकी सच्चाई। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो समय आने पर मैं बिल्कुल सामने लेके आऊंगा। और कोई आपका सवाल है? बस सर तो अभी एक मेरा आपसे सवाल है और वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जी 10 साल बाद में आपकी मेरे से मुलाकात, अपनी पुरानी यादें सारी ताजा हो गई। उस पर जी अपन ने पूरी फिल्म के बारे में अभी चर्चा की और आपसे मिलने का जो अभी मुझे मौका मिला, सौभाग्य समझूंगा मैं तो। जी क्योंकि उस समय आप जो उस टाइम में भी आप इतने हंसमुख थे और आप अभी बोल रहे हैं कि भाई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। तो आपने जो पूरी स्टोरी बताई, पूरी आपके जीवन के रिहर्सल की पूरी चीजें आपने बड़े विस्तार से बताई। लेकिन मैं आपको हमेशा हंसमुख देखता हूँ, आप जी हमेशा हंसमुख रहते हैं और लगभग काफी कंट्री आप घूम चुके हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। और अभी आप ऐसी क्या वजह है आपकी इस खुशी का और इस मुस्कुराहट का, थोड़ा आप बताएं। एक ही वजह है कि जब भी आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, मैं जब कहता हूँ कि मैंने पहले भी शायद बोला होगा, उस काम की जन्म कुंडली बनती है आपकी नियत के हिसाब से। जैसी नियत होगी वैसा परिणाम आएगा। जब इनकी नियत बदली तो मुझे ये चीज सब क्लियर हो गई थी कि ये भयानक डूबेंगे, बर्बाद होंगे, कुछ नहीं होना है। जब पता है कुछ होना ही नहीं है तो मैं दुखी क्यों हूं। और मैंने अपना कोर्ट की जगह मैंने जम्बेश्वर भगवान की कोर्ट में केस लगा रखा है ना, तो मैं तो निश्चित हूँ। मेरा केस तो गुरु महाराज की कोर्ट में है और मेरा मेरा वकील बहुत स्ट्रांग है। मुझे पता है वो कभी हारता नहीं है, वो न्याय करता है। वो किसी को झूठे पासे या झूठी दलीलें देकर हराता नहीं है। वो दूध का दूध और पानी का पानी करता है। तो मैं इसलिए निश्चित हूँ, मुझे पता है। क्योंकि अगर इनकी चालाकियों से या बेईमानी से अगर ये फिल्म रिलीज होनी होती तो मैं तो रोडो से निकल गया था ना। जब कौन सी साल में जब शूटिंग हो रही थी? 2014 की बात है। 14 में, 13-14 में। आज चल रहा है 24-25 खत्म, 25 आने वाला है। 10-11 अगर ये सोचने वाला मुझसे विषय आपने बहुत अच्छा पूछा कि अगर इनकी चालाकियों से, बाहुबल से और पैसों के बल पे अगर ये फिल्म रिलीज होनी होती तो कब की हो चुकी होती। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि तुम्हारे इरादे नेक नहीं है। और जिसके इरादे नेक नहीं होते हैं वो कभी भी नहीं जीतते। मेरे पास मेरा पावर कम किया गया, मेरी कंपनी के शेयर कम किए गए, कई चीजें करी गई, बहुत कुछ है अभी। उसके बाद भी मैं निश्चित हूं, मैं अपने धंधे में लगा। जो इस फिल्म की वजह से मैं जीरो हो गया था, कहना नहीं चाहिए। आज जितना पैसा इन्होंने फिल्म लगाया ना, उतने करोड़ में पिछले 10 सालों में कमा चुका हूं। और मैं ये नहीं कहूंगा कमा चुका हूं तो एक घमंड नहीं है, मेरे गुरु की कृपा है। और आप पैसा, पावर, समाज का बल होने के बाद भी संघर्ष कर रहे हो तो कहीं पर बैठकर सोचने की जरूरत है, कुछ तो गलत हो रहा है। और अब उपाय बता सकता हूं। जन्म कुंडली के जिस खाने में जो बैठा उसको वापस वहां बिठाओगे। जितने भी लोग थे जो इसके साथ, क्योंकि ये दुआओं की दुनिया है। फिल्म लाइन में अब लोगों का दिल जीते, उनसे दुआ ले तो ही सफल हो सकते हैं, क्योंकि ये शुक्र की दुनिया है। इसमें आप किसी का दिल जलाकर, छोटे से छोटे अगर आपका स्पॉट बॉय भी है तो आपको उसको खुश करना पड़ेगा। 100 की जगह 10 रुपए देकर, उसका नाम देकर, उसकी क्रेडिट देकर, तभी कामयाब हो सकते हैं। बाकी भूल जाए। तो ये बात मैंने कुछ समय पहले राम रतन को बोली थी। राम रतन, तुम जिस नियत से काम कर रहे हो, तुम जीते जी इस फिल्म को रिलीज नहीं कर सकते, मेरा दावा है। तो बोलता है कि मैं मर जाऊं क्या? तुम मरोगे भी नहीं, क्योंकि तुमने इतने पाप किए हैं। उस पाप को जब तक भोगोगे नहीं तुम मर नहीं सकते, तुमको भोगने पड़ेंगे। नियम है कुदरत का, ये मेरा नियम नहीं, कुदरत का नियम है। ये मैंने बोला है उनको। और ये बोलते ही मुझे साको का एक ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया तुरंत ही। उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहा, ठीक है ना। इसलिए मैं खुश रहता हूँ। गोल्डन रूल्स पता है मुझे, बिल्कुल समझ आ रहा आपको। और हो सकता है ये मेरे विचार बहुत से लोग आज पहली बार सुन रहे हैं, उनको लगेगा यार ये किस लेवल पे बात करता है बंदा।
मैं उस लेवल पे बात करता हूँ जिसको लोग बोलते हैं ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट Best पॉलिसी, बिल्कुल। नॉट ओनली इज द ऑनेस्टी इज द पॉलिसी इन द सक्सेस। एक ही पॉलिसी है जो आपको सफल कर सकती है और वो है ईमानदारी। क्योंकि बेस्ट पॉलिसी में तो क्या होता है, थोड़ा कम बेस्ट, थोड़ा ये बेस्ट। इनका एक और तरीका था इस आदमी का, ये बोलता है कि जब बिल्डिंग बनती है तो कहीं मजदूर उसकी नींव में दबते हैं, मरते हैं, तब बनती है। मैं कहता हूं गलत। इस सोच से आप कभी भी बिल्डिंग नहीं बना सकते, और ये इस थिंकिंग पे चलने वाला व्यक्ति है, कैसे कामयाब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलके और इस वार्ता को बड़े विस्तार से मैंने सुना और मुझे अच्छा लगा। इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आपका, एक मतलब बोलने का जज्बा और एक आपका जो हौसला, वाकई में काबिल तारीफ सर। बहुत बहुत थैंक यू, आपको थैंक यू। धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर और इस वार्ता में आप पधारे और आपसे ये सुखद मुलाकात, वाकई में मुझे लग रहा है कि गोल्डन चांस। शायद समाज में भी ये चीजें अगर पता होनी चाहिए, मेरी नज़र में ये चीजें एक बार समाज को पता होनी चाहिए कि रियल में इसके पीछे की विवादों की वजह क्या है। अब फिल्म साको 363 को लेके सब में ये अफवाहें फैल रही थी कि भाई इसके रियल निर्माता कौन है, मतलब कोई क्रेडिट राम रतन जी को दे रहे हैं और सूरज जी तो इस चीज से समाज की नजरों में गायब थे, क्योंकि वो अपने दुनिया में मस्त हैं। अभी इनका कॉन्फिडेंस लेवल आप सबने सुना और मैं तो आई एक्साइटेड, मतलब सर से थोड़ा काफी टाइम से टच में हूँ, मिला तो अभी काफी टाइम बाद में, लेकिन ये एक ऐसा मतलब कोइंसिडेंस, सर से मिलने का सौभाग्य। सर बाहर विदेश गए हुए थे और जब इन्होंने मेरी इनसे मुलाकात हुई तो ये मतलब इतनी हौसले से बात कर रहे थे कि सुनील जी, मैं एक मतलब इस चीज को लेके इतना मतलब वो सारी चीजें मेरे मन में हैं, लेकिन जो मेरी भावनाएं हैं वो मैं समाज को बताना चाहता हूं कि फिल्म साको 363 की शुरुआत की पटकथा के ये रियल निर्माता हैं। लेकिन इन्होंने इस चीज को खुद ने इतना विस्तार से मुझे बताया कि सुनील जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि जैसे मेरे हाथ से ये फिल्म निकल गई, क्योंकि ये राम रतन जी को उस चीज के लिए पूरा दोषी मान रहे हैं कि भाई राम रतन जी ने पूरी उस पटकथा को, फिल्म को, जैसे मान लो मरुद्रा फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू जब इनका एग्रीमेंट हुआ तब उन्होंने उस चीज को पीछे से पूरा नदारद कर दिया। और सर का जो एग्रीमेंट इनके राम रतन जी के साथ, जम्बेश्वर पर्यावरण जीव रक्षा प्रदेश संस्था के साथ जो एग्रीमेंट हुआ, तब उन्होंने उस चीज को अपने पूरा क्रेडिट अपने पे ले लिया और सर को बीच में से पूरा गायब कर दिया। और कल्याण सिरवी वर्सेज राम रतन, तो ये सर पूरा साइड में हो गए और 10 साल ये अपनी दुनिया में मस्त रहे। ये क्योंकि इन्होंने पूरा क्रेडिट अभी बताया इन्होंने कि भाई गुरु जम्बेश्वर भगवान रोटू जब शूटिंग चल रही थी तो इन्होंने बोल के आगे कि भाई परमेश्वर अब इस चीज को आप संभाल लेना, मैं आपको सौंप रहा हूं, आप ही निर्माता हो, आप ही प्रोड्यूसर हो और आप ही मेरे जज हो, आप ही इसका फैसला आपको करना है। वाकई में मतलब सर की कॉन्फिडेंस को लेके मैं यही कहूंगा कि काबिल तारीफ। और अभी ये जो फिल्म साको 363 को लेकर जो विवाद चल रहा है समाज में, अभी मैं इस पे एक दो शब्द आपको कह रहा हूं। सर ने जो पूरी बात बताई, बड़े विस्तार से सारी चीजें समाज के सामने क्लियर की, फैसला समाज करेगा, मतलब ये क्रेडिट समाज को जाना चाहिए, समाज की फिल्म है, समाज को समर्पित। सर की भावनाएं, ये कह रहे हैं मेरी सारी भावनाएं समाज को समर्पित, लेकिन इसका यह है कि भाई इसमें रियल में संघर्ष किसने किया उस चीज को दोहराना चाहिए जी। अभी इस फिल्म साको 363 का को लेके, रिलीजिंग को लेके आपका क्या सुझाव है कि ये फिल्म कब तक आएगी? ये फिल्म कब तक आएगी ये तो पता नहीं, कैसे आ सकती है वो आइडिया बता सकता हूँ मैं आपको। बिल्कुल सर, बताइए। कब तक आएगी तो कैसे हम नक्की करेंगे, ये कैसे रिलीज हो सकती है वो तरीका है। एग्रीमेंट कंपनी और संस्था के साथ हुआ था और एग्रीमेंट के अंदर स्पष्ट लिखा गया था कि संस्था की तरफ से एक आदमी का नाम आएगा प्रोड्यूसर में, बाकी के नाम आएंगे स्पेशल थैंक्स में। अच्छा। और 3 प्रोड्यूसरों के नाम रहेंगे, जिसमें एक संस्था का प्रोड्यूसर रहेगा, एक कल्याण सिरवी रहेगा और एक सूरज बिश्नोई रहेगा। ये चीजें तीनों जने बैठकर करें। कंपनी के अगर फिल्म रिलीज होती है और रेवेन्यू आता है तो कंपनी के अकाउंट में आएगा, और कंपनी के अकाउंट में एक कल्याण कंपनी की तरफ से डायरेक्टर है जिसका साइन है और एक राम रतन है, कहीं कोई नुकसान ही नहीं है। लेकिन नहीं, मैं ये अकेला मैं ही करूं, कल्याण चाहे मैं करूं, मैं चाहूं मैं करूं, राम रतन चाहे मैं करूं, तो ये आने वाले 10 साल में भी नहीं आएगी। सच्चाई है, समाज को गुमराह करके इस विवाद को, फिल्म के विवाद को हल करने का ये सजेशन, ये तरीका है मेरा। बिल्कुल। इस विवाद को हल करने का एकमात्र तरीका है
कि जो एग्रीमेंट किया गया, जिस समय जो शर्तें नक्की की गई थी, उन शर्तों पे बैठ जाए। एक दिन में काम खत्म हो सकता है, एक ही दिन में, कोई मुद्दा नहीं बढ़ा। बस आपने मेहनत करी, आपने काम किया, मैं आपका नाम नहीं दूंगा, आपको इसका क्रेडिट नहीं दूंगा। बस एकमात्र एक ही मुद्दा, और कोई कारण नहीं है कि सब कुछ, मतलब मैं सिंपल कहूँ, राम रतन को चाहिए, किसी को देना नहीं है। तो साथियों, ये सूरज जी बिश्नोई जिन्होंने बड़े ही जज्बे के साथ सारी चीजें एकदम एक एक चीज को क्लियर किया कि इस विवाद को, फिल्म साको 363 से लेके मतलब फिल्म के शुरुआत से लेके अब तक के, अब इस विवाद को थमने के लिए राम रतन जी को और सूरज जी को और कल्याण जी को या तो साथ में बैठ के इस चीज को सुलझाना है, और या फिर इस पे अभी समाज की आप सभी की क्या क्या प्रतिक्रिया आती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।